ये पागलपन है। बहुत समय बाद पहली बार हमारे पास ईरानी अधिकारी हैं जो सीधे सुप्रीम लीडर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बस कल ही सुप्रीम लीडर ने आखिरकार अपने बंकर से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमला नाकाम रहा और उन्होंने कोई खास नुकसान नहीं किया। खैर, उस बयान के कुछ ही घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्री ने ईरानी सरकारी टीवी पर सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वीडियो में हम ठीक ठीक देखेंगे कि क्या हो रहा है, ईरान में असहमति क्यों है, B2 ने ईरानी परमाणु ठिकानों को किस तरह का नुकसान पहुंचाया और ईरानी सुप्रीम लीडर का अगला कदम क्या होगा। शुरुआत करते हैं बेशक उनके सबसे हालिया बयान से। चलिए देखते हैं। उन्होंने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र रूप से विचार करने लायक मामला है। लेकिन वे कोई भी महत्वपूर्ण काम करने में असफल रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें इस बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत थी। इस्लामिक रिपब्लिक ने क्षेत्र में अमेरिका के एक प्रमुख बेस अल उदैद एयर बेस पर हमला करके अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा मारा और नुकसान पहुंचाया। यहां यह बताना जरूरी है कि पूरा भाषण ईरानी नागरिकों के लिए एक तरह का प्रचार था। यहां उन्होंने दावा किया कि ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करके संयुक्त राज्य अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा मारा। उन्होंने ईरानी हमले को पूरी तरह से जीत के रूप में पेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जीत हासिल की जो 12 दिनों तक चला और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इजराइल पूरी तरह से तबाह हो गया होता। इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि ईरान ने वास्तव में कतर में हमारे बेस पर हमला करने से पहले अमेरिका को पहले से सूचना दी थी, क्योंकि ईरान इस युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहता था। हमले का पूरा मकसद ईरानी जनता के लिए एक प्रतीकात्मक जीत हासिल करना था। वे इसे ईरानी जनता के सामने इस तरह पेश करना चाहते थे कि ईरान हार नहीं मान रहा है, और यही बात इस भाषण में और भी जोर देकर कही गई है। हमें याद रखना चाहिए कि ईरानी नागरिक कभी भी ट्रंप के ट्वीट्स नहीं देख पाएंगे, वे यह वीडियो भी कभी नहीं देख पाएंगे। असल में अगर आप ईरान के अंदर कोई विदेशी मीडिया हैं तो आप ईरान में हो रही हर चीज को कवर कर सकते हैं जब तक कि आप उसे ईरान के अंदर प्रसारित नहीं करते। तो जब हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स देखते हैं, जब हम स्काई न्यूज की रिपोर्ट्स देखते हैं, ये रिपोर्ट्स ईरान में रिकॉर्ड की जा रही हैं, लेकिन इन्हें कभी भी फारसी लोगों को नहीं दिखाया जाता। इन्हें सिर्फ विदेशों में ही प्रसारित किया जाता है, और वास्तव में ईरान के अंदर यही कानून है जिसे हर विदेशी मीडिया को मानना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ब्रिटिश हो, अमेरिकी हो, रूसी हो या चीनी हो। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह था जो कुछ ही घंटों बाद सामने आया। देखिए, यह भाषण ईरानी सरकारी टीवी पर प्रसारित किया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिकी हमलों ने ईरानी परमाणु ठिकानों को गंभीर और भारी नुकसान पहुंचाया है, जो कि सुप्रीम लीडर ने कुछ घंटे पहले जो कहा था उसके बिल्कुल विपरीत था। आइए उनका इंटरव्यू सुनते हैं और फिर हम गहराई से समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरानी सरकारी टीवी पर बात की और जो ग्रैंड आयतुल्लाह ने कहा था उसे कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वाकई में भारी नुकसान पहुंचा है। मुझे कहना होगा कि नुकसान बहुत ज्यादा और गंभीर है, लेकिन निरीक्षकों का दौरा करना है या नहीं, यह एक फैसला है जो लिया जाना चाहिए। और मेरी राय में संसद के कानून के अनुसार यह फैसला सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेना चाहिए। अरागशी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब दिया और कहा कि ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की कोई योजना नहीं है। अब ईरान की गार्जियन काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया है जो ईरान और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक का कहना है कि इससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, अब वापस आपके पास। तो माइक, क्या ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक नया ईरान हो सकता है?
क्या कोई ऐसा सोच रहा है या हम बस यही मान रहे हैं कि हमारे पास वही ईरान है जिसे पीछे धकेल दिया गया है? देखिए, मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास विदेश मंत्री हैं जो राज्य टीवी पर ग्रैंड अयातुल्ला द्वारा कही गई बातों को कमजोर कर रहे हैं। आपने ऐसा पहले नहीं देखा होगा। अगर कोई व्यक्ति व्यावहारिक रूप से स्थिति को देख रहा है और उसका मूल्यांकन कर रहा है, तो यह आधुनिकीकरण की ओर एक विकास जैसा लगता है, बजाय उन आम भड़काऊ बयानों के जो आमतौर पर ईरानी नेताओं से सुनने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हाल ही में ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद ट्विटर पर कई ईरानी बॉट अकाउंट्स का खुलासा हुआ। असल में यही चीज यहाँ यूट्यूब पर भी होती है। कई विदेशी बॉट्स उन वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह वीडियो एल्गोरिदम में ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अगर आप लोग नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बॉट गतिविधि का मुकाबला करने में हमारी मदद कर सकें, तो यह हमारे लिए वाकई बहुत मायने रखता है। अब चलिए विदेश मंत्री के बयान को विस्तार से समझते हैं। देखिए, ईरान में भी, जो एक धर्मशासित देश है जहां सर्वोच्च नेता बुनियादी तौर पर यह तय करते हैं कि कौन लोग बैलेट बॉक्स तक जा सकते हैं, वहां भी पार्टी के भीतर अलग अलग गुट हैं जिनकी इस स्थिति को संभालने को लेकर अलग अलग राय है। एक गुट है कट्टरपंथियों का, जो सर्वोच्च नेता के साथ खड़े हैं और जो पूरी तरह से अडिग और असहयोगी रुख अपनाने में विश्वास रखते हैं। वे ईरानी जनता के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते। वे इजरायली हमलों या यहाँ तक कि अमेरिकी हमलों से हुए किसी भी नुकसान को स्वीकार या मान्यता नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। अब एक और गुट है जो मूल रूप से ईरान के तकनीकी विशेषज्ञ हैं। अब विदेश मंत्री अग्राची उस गुट का हिस्सा हैं जो यथार्थवाद का समर्थन करता है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में परमाणु कार्यक्रम को हुए नुकसान को पहचानते हैं और इस तरह वह कूटनीतिक विकल्प खुले रख सकते हैं। देखिए, खुद विदेश मंत्री ने भी एक तरह से परोक्ष रूप से भविष्य में होने वाली वार्ताओं को स्वीकार किया है। उन्होंने जो कहा, और उनके ठीक शब्द थे, कि जब तक ईरान परमाणु सुविधाओं के नुकसान का आकलन नहीं कर लेता, तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि जब यह आकलन हो जाएगा तो शायद ईरान परमाणु वार्ता के लिए तैयार हो सकता है, और अगर हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं तो ईरान नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है या फिर नए परमाणु समझौते में अपने लिए अनुकूल शर्तें हासिल करने की कोशिश कर सकता है। एक तरीका जिससे वे अनुकूल शर्तें पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं वह है अपने ठिकानों को हुए नुकसान को स्वीकार करना, क्योंकि अगर हर कोई यही कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो उन्हें उस हमले से मिलने वाले किसी भी लाभ का फायदा नहीं मिलेगा, जैसे अरबों की नकद राशि या शायद प्रतिबंधों में राहत जैसे फायदे। अब यह निश्चित रूप से कोई बुरी रणनीति नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि विदेश मंत्री ने यह बात सरकारी टीवी पर कही और उन्होंने यह बयान सर्वोच्च नेता के भाषण के कुछ ही घंटों बाद दिया। तो इसका क्या मतलब है? क्या यह अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है? दोनों गुट शायद इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि आगे चलकर ईरान में किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, और असल में क्या होता है यह तो समय ही बताएगा। अब आइए यहां से अपना ध्यान असली युद्ध क्षति के आकलन पर केंद्रित करें, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में एक काफी विवादास्पद मुद्दा बन गया है। तो मैं पूरी कहानी उन लोगों के लिए समझा देता हूं जो इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। आप देखिए, हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया और दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरानी परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। देखिए, किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि वह जगह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी, क्योंकि हमने वहां 12-30 हजार पाउंड के बंकर बस्टर गिराए थे। यहीं से अगला कदम शुरू होता है। जाहिर है, खुफिया एजेंसियां अपने पास मौजूद सैटेलाइट्स और जमीन पर मौजूद लोगों से मिली सारी जानकारी के साथ बैटल डैमेज असेसमेंट करेंगी। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वे क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें पता है कि अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि असल में कितना नुकसान हुआ है और क्या हमें दोबारा हमला करने की जरूरत है अगर हमले सटीक नहीं रहे तो। खैर, इससे संबंधित आमतौर पर हमले के कुछ ही दिनों बाद पहली रिपोर्ट तैयार की जाती है, कभी कभी हमले के कुछ घंटों बाद ही, और इसे री-स्ट्राइक रिपोर्ट कहा जाता है। आमतौर पर ये रिपोर्टें बहुत सटीक नहीं होती, क्योंकि इन्हें हमले के तुरंत बाद तैयार किया जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट का उद्देश्य मूल रूप से हमारे पास उपलब्ध
सभी जानकारी के आधार पर प्रारंभिक आकलन प्रदान करना होता है। तो सैटेलाइट इमेज और जो भी अन्य चीजें हम देख सकते हैं उनके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि परमाणु स्थल पर वास्तव में क्या हुआ। खैर, यह रिपोर्ट किसी तरह लीक हो गई। निश्चित रूप से यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन केबल न्यूज नेटवर्क को लीक हुई रिपोर्ट मिल गई और उन्होंने एक लेख प्रकाशित करने का फैसला किया। इस लेख में वे रिपोर्ट का अच्छा सारांश देते हैं और वे यह बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने पूरी रिपोर्ट वास्तव में नहीं पढ़ी। उन्होंने बस वही पढ़ा जो वे पढ़ना चाहते थे। लेकिन रिपोर्ट में केबल न्यूज नेटवर्क कहता है कि इस प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि अमेरिकी हमलों ने परमाणु सुविधा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया हो सकता है। केबल न्यूज नेटवर्क यह भी बताता है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निष्कर्ष कम आत्मविश्वास वाला है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वे पूरी निश्चितता के साथ कह सकते हैं। खैर, यहीं पर आधुनिक सोशल मीडिया दुनिया की एक और समस्या शुरू होती है। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट को पढ़ा और उन्होंने केबल न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट पर अपनी खुद की रिपोर्ट बना दी और अपनी रिपोर्ट में वे पूरी तरह से कम आत्मविश्वास वाले हिस्से का जिक्र करना भूल गए। उन्होंने बस यही कहा कि परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई खबरें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स और उम्मीद है कभी कभी ऐसी वीडियो से लेता है। लोग बस सबसे भड़काऊ हिस्सा पढ़ते हैं और वह हिस्सा था जहां रिपोर्ट में कहा गया था कि शायद स्थल नष्ट नहीं हुए हैं और वही हर जगह वायरल हो गया। खुशकिस्मती से इस अधूरी जानकारी का जवाब देने के लिए बस कल सुबह रक्षा विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उन्होंने बैटल डैमेज असेसमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की क्योंकि हमने उस प्रक्रिया का वह हिस्सा, वह कदम अभी पूरा नहीं किया है। लेकिन उन्होंने इस मिशन की योजना कैसे बनाई गई, इसमें कितना समय लगा, कौन कौन शामिल था, उन्होंने क्या किया, इन सब के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा की। मेरे लिए यह अब तक की सबसे दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक थी जो मैंने कभी सुनी है। तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिलचस्प क्लिप्स और उसमें साझा की गई जानकारी दिखाना चाहता हूं। पहला है कि हमने वास्तव में इस मिशन की योजना कितने समय तक बनाई थी। 15 साल, 2 लोग, 2 बंकर बस्टर और बंकर के विशेषज्ञों ने लगातार 15 साल तक इस ऑपरेशन की योजना बनाई। इन दोनों लोगों को इस ऑपरेशन के लिए जबरदस्त श्रेय जाता है, लेकिन गोपनीय कारणों से उनके नाम प्रकाशित नहीं किए गए। लेकिन चलिए इस क्लिप को सुनते हैं। अब मैं आपको गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर हथियार का एक वॉक थ्रू दिखाता हूं और उन योजनाकारों के बारे में थोड़ा सा साझा करता हूं जिन्होंने यह किया और इस हथियार पर उनका काम। सबसे पहले मैं आपके लिए माहौल तैयार करता हूं। अमेरिका में एक संगठन है जिसे डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी DTRA कहा जाता है। DTRA हमारे देश के लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन DTRA गहराई में दबे भूमिगत लक्ष्यों पर दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। 2009 में डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के एक अधिकारी को एक गुप्त स्थान पर एक वॉल्ट में लाया गया और ईरान में चल रही किसी चीज के बारे में जानकारी दी गई। सुरक्षा कारणों से मैं उनका नाम साझा नहीं करूंगा। उन्हें कुछ तस्वीरें और कुछ अत्यधिक गोपनीय खुफिया जानकारी दिखाई गई जिसमें ईरान के पहाड़ों में एक बड़े निर्माण परियोजना जैसी चीज नजर आ रही थी। उन्हें इस सुविधा का अध्ययन करने, खुफिया समुदाय के साथ मिलकर इसे समझने का काम सौंपा गया और जल्द ही एक अतिरिक्त टीम सदस्य भी उनके साथ जुड़ गए। 15 साल से भी ज्यादा समय तक इस अधिकारी और उनके टीममेट ने सिर्फ इसी एक लक्ष्य फोर्डो पर ध्यान केंद्रित किया, जो ईरान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने भूविज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने ईरानियों को इसे खोदते हुए देखा। उन्होंने निर्माण मौसम, फेंका गया सामान, भूविज्ञान, निर्माण सामग्री और ये सामग्री कहां से आई, सब कुछ देखा। उन्होंने वेंट शाफ्ट, एग्जॉस्ट शाफ्ट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली, हर कोना, हर गड्ढा, अंदर जाने वाले हर उपकरण और बाहर आने वाले हर उपकरण को देखा। वे सचमुच रात को सोते समय इस लक्ष्य के बारे में सपना देखते थे।
वे इसके बारे में काम पर आते जाते सोचते थे और वे शुरुआती दिनों से ही जानते थे कि यह किस लिए है। आप किसी भी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए पहाड़ के अंदर सेंट्रीफ्यूज और अन्य उपकरणों के साथ बहुस्तरीय भूमिगत बंकर परिसर नहीं बनाते। वे इस बारे में अपने परिवार, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वे बस लगातार मेहनत करते रहे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इस लक्ष्य पर ठीक से वार कर सके और उसे नष्ट कर सके। इसलिए उन्होंने उद्योग और अन्य रणनीतिकारों के साथ मिलकर गाइडेड बॉम्ब यूनिट 55 का विकास करने की यात्रा शुरू की। उन्होंने इसे बार बार परखा, अलग अलग विकल्प आजमाए, उसके बाद और भी कोशिशें की। उन्होंने सैकड़ों परीक्षण किए और बेहद वास्तविक लक्ष्यों पर कई बार पूरी तरह से हथियार गिराए, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, इस लक्ष्य को मारो, हमारे देश की पसंद के समय और स्थान पर। और फिर जून 2025 के एक दिन, जब उन्होंने अपने जीवन का काम शुरू किए, 15 साल से भी ज्यादा हो गए थे, फोन बजा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने B2 फोर्स, जिसे आपने समर्थन दिया है, को आदेश दिया कि वे जाकर इस लक्ष्य पर हमला करें और उसे मार दें। कल मुझे इन 2 डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी अधिकारियों के साथ समय बिताने का अविश्वसनीय सम्मान और सौभाग्य मिला, जिन्होंने इतना कुछ दिया है। उनमें से एक ने कहा, उद्धरण, मैं तो इसे समझ भी नहीं पा रहा हूं। मेरा दिल इस टीम का हिस्सा होने के गर्व से भर गया है। मुझे इसका हिस्सा होने पर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। आप दोनों को धन्यवाद और आपके परिवारों को भी धन्यवाद। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर उन 15 वर्षों की अद्भुत मेहनत का चरम बिंदु था। एयर क्रू, टैंकर क्रू, हथियार बनाने वाली टीम और उन्हें लॉन्च करने वाली टीम। अब इस प्रेजेंटेशन से हमने एक और दिलचस्प बात सीखी कि शुरुआती सैटेलाइट इमेज एनालिसिस में कई गलतियां थीं, जिसमें वो भी शामिल है जो मैंने स्ट्राइक के कुछ ही दिनों बाद की थी। क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हैं, जिसमें हमें 2 सेट में 3-3 छेद दिखाई दे रहे हैं? असल में ये वो जगह नहीं है जहां बंकर बस्टर मिसाइलें फैसिलिटी में घुसी थीं। असल में ये ईरानी वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। अब जाहिर है कि किसी भी वेंटिलेशन सिस्टम के लिए आपको एक खुला हिस्सा चाहिए ताकि हवा अंदर बाहर आ सके। यही वो चीज़ है, और ईरानियों को पता था कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो जमीन के 300 फीट नीचे थी, उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए हमले से कुछ दिन पहले ही उन्होंने वेंटिलेशन शैफ्ट को कंक्रीट की ढक्कन से ढक दिया था। यहीं पर बीदो ने सबसे पहले दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट पर एक MOP दागी और उस MOP का मकसद सिर्फ उस ढक्कन को हटाना था। जब ढक्कन हटा दिया गया तो 5 MOP सीधे वेंटिलेशन शाफ्ट के बीच वाले खुले हिस्से में गए, क्योंकि वही मुख्य सुविधा तक सीधे जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर डायग्राम में देख सकते हैं। काफ़ी दिलचस्प है, और मैं अब भी हैरान हूं कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए भी B2 इतनी सटीकता से लगभग 3 मीटर व्यास का छेद बना सकते हैं। वाकई ये काबिले तारीफ है। तो अब चलिए असली बैटल डैमेज असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, या कम से कम अब तक जो हमें पता है उसके बारे में। स्पष्ट रूप से यह बताना जरूरी है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है। उम्मीद है अमेरिकी खुफिया एजेंसी जब भी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी तो उसे जारी करेगी, लेकिन फिलहाल हमें इजरायली खुफिया एजेंसी से पता चला है कि वह सुविधा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी इस विश्लेषण के साथ भी यह डिस्क्लेमर आया था कि पूरी लड़ाई का आकलन करने में समय लगता है, इसलिए यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है। अब लगभग यही बात हमने ईरानी विदेश मंत्री से भी सुनी, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा। इसी तरह के बयान, या कह सकते हैं मिलते जुलते बयान CIA और अमेरिकी प्रशासन की अन्य शाखाओं से भी आए। तो फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है, और अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें ताकि आप उसे देख सकें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।